भाग 33। विक्रम अब गुस्से से खुद को थप्पड़ मारने लगा और रोने लगा। सब मेरी गलती है, मैं बुरा हूँ। मैं ना माँ को सहारा दे पाया और ना ही आपकी कोई मदद कर पाया। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में एक नहीं दो बार फेल हो गया। दयाल काका को ऐसे खुद को मारते देखा तो दौड़कर उसके पास आ गए और उसे खुद को चोट पहुंचाने से रोकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। विक्रम बच्चों की तरह उनसे लिपटकर रोने लगा। मैं हार गया काका, पापा सही थे, मैं गलत था। काका उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता था बच्चे, तुम नहीं हारे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें जरा भी भनक हो जाती तो तुम सब सही कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हें कभी कुछ कहा ही नहीं। शायद वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि बाद में तुम्हारे सामने सच आएगा तो तुम पर क्या गुजरेगी। विक्रम काका से दूर हुआ और पापा की तस्वीर उतार उसे अपने सीने से लगाए वहीं जमीन पर बैठ रोए जा रहा था। विक्रम इस गिल्ट से नहीं निकल पा रहा था कि जब उसके पापा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उनके पास नहीं था। पहले माँ ने उसे अपनी शादी में आई अड़चन और बीमारी के बारे में नहीं बताया, फिर पापा ने कल्पना की सारी सच्चाई उसे पहले नहीं बताई। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार तबाह हो गया और वो कुछ नहीं कर सका। कुछ देर तक उसके रो लेने के बाद काका उसकी ओर बढ़े कि विक्रम ने उन्हें खुद से दूर कर दिया और अपने आंसू पोंछकर बोला, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए, मैं कुछ वक्त अपने पापा की यादों के साथ बिताना चाहता हूँ। काका ने दरवाजे पर खड़े सभी लोगों को वहां से जाने का इशारा किया और खुद भी बाहर निकल गए। विविधा दरवाजे के बाहर ही एक ओर बैठ गई। दयाल काका बोले, बिटिया तुम? विविधा बोली, प्लीज काका, मुझे यही विक्रम के पास रहने दीजिए, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। काका कुछ कहते कि सुदेश काका ने उनसे कहा, चलो दयाल, ये दिल का मामला है, तुम नहीं समझोगे। दयाल काका आरुषि को अपने साथ ले गए। विक्रम काफी देर तक अपने पापा की तस्वीर सीने से लगाए जमीन पर ही बैठा रहा। उसकी नजर पापा के बिस्तर पर पड़ी तो वह उठ खड़ा हुआ और उस बिस्तर पर लेट गया। उसने एक पिलो उठा ली जिस पर उसके पापा अपना सिर रखकर सोते थे। विक्रम उस पिलो को अपने सीने से लगा चुपचाप लेट गया। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर बह चले। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे बिस्तर पर आ बैठा है और उसने अपना हाथ विक्रम के कंधे पर रख दिया है। विक्रम ने करवट ले पीछे मुड़कर देखा तो उसके पास विविधा बैठी थी। विक्रम ने पल भर के लिए उसे देखा, फिर पिलो लेकर ही उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। विविधा उसे प्यार से उसके सिर को थपथपाने लगी। कुछ पलों के बाद विक्रम की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था पर रोक नहीं पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देख विविधा भी अब रोने लगी। उसने विक्रम के आंसू पोंछे और झुककर उसके माथे को चूम लेने के बाद उसके सिर के ऊपर अपना सिर रख लेट गई। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को मजबूती से थामा हुआ था। बाहर एक ओर खड़े दयाल और सुदेश काका उन्हें देख अपनी भीगी पलकों को पोंछने लगे। सुदेश काका बोले, एकदम सही कहा था तुमने दयाल, विविधा अपने विक्कू को संभाल लेगी। दयाल काका ने हाँ में सिर हिला दिया और फीकी सी हंसी हंस दिए। बस मेरा विक्कू जल्दी ही खुद को इस दर्द से बाहर निकाल ले ताकि विविधा को उसके हिस्से की खुशी दे सके। दयाल काका अपने कमरे में सोती आरुषि के पास आ बैठे और कुछ देर तक उसे देखते रहे। ये बड़े मालिक की बेटी नहीं है और इसी के दम पर कल्पना ने बड़े मालिक को हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेल किया था जिससे विक्रम का घर उजड़ गया। ये सारा सच अब विक्रम के सामने खुली किताब की तरह है। फिलहाल वो दर्द और तकलीफ में है, इसलिए उसका ध्यान अभी इस ओर नहीं है। लेकिन कल सुबह जब विक्रम जागेगा और उसे इन सारी बातों का एहसास होगा तो वो क्या करेगा? कहीं वो इस बच्ची को छोड़ तो नहीं देगा? मैं जानता हूं कि विक्रम दिल का बुरा नहीं है, लेकिन ये बात छोटी भी नहीं है। अगर कभी आरुषि बिटिया को ये सारा सच पता चल गया
तो इस फूल सी बच्ची के कोमल मन पर कितना गहरा घाव लगेगा। इसे तो ये भी नहीं पता कि इसका अस्तित्व ही झूठा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस कल्पना जैसी लालची औरत के गलत कर्मों की सजा इन कई लोगों को भुगतनी पड़ी, और जिसने ये सब किया वो आजाद घूम रही है। आरुषि ने अब अपनी आंखें खोली और दयाल काका को सामने शांत सा बैठा हुआ देखा तो खुद भी बिस्तर पर उठ बैठी। काका। दयाल काका का ध्यान उस ओर गया। अरे आरुषि बेटिया, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, कोशिश तो कर रही थी पर नींद नहीं आ रही। भाई कैसे हैं अब? काका बोले, अभी शांत है, विविधा है उसके पास। काका, भाई को अचानक से क्या हो गया? क्या लिखा था पापा के लेटर में जिससे भाई के दिल से पापा के लिए सारी नफरत मिट गई और वो 4.5 साल बाद खुद ही यहाँ आ गए? दयाल काका चुप लगा गए। आरुषि फिर बोली, आपने भी तो वो लेटर पढ़ा था काका, बताइए ना कि क्या लिखा था उस लेटर में? दयाल काका ने उसे झूठ बोल दिया। नहीं, मैंने वो लेटर नहीं पढ़ा। तो क्या भाभी ने पढ़ा? दयाल काका बोले। नहीं। आरुषि बोली, आप लोग गए तो थे भाई के जाने के बाद उनके कमरे में, और जब आप बाहर आए थे तो आपके हाथ में वो लेटर भी था। लाइए मुझे दीजिए वो लेटर, मैं खुद ही पढ़ लूंगी। दयाल काका बोले, वो तो कहीं गिर गया, मुझे तो याद ही नहीं, और फिर दूसरों का लेटर पढ़ना गलत बात है बिटिया। आरुषि सिसकने लगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये सब कुछ मेरी माँ का किया धरा है। उन्हीं की वजह से पहले मेरे भाई का घर बर्बाद हो गया और अब मेरे भाई इस तकलीफ में हैं। आपने भी मुझे अभी भाई के पास जाने से मना किया है। क्यों रोक रहे हैं आप मुझे भाई के पास जाने से? दयाल काका थोड़े नाराज से बोले, तो और क्या करूं? तुम्हारी माँ ने इस घर को दीमक की तरह खोखला कर दिया और तुम उसी औरत की बेटी हो। उस नागिन ने इस घर को डस लिया। पता नहीं कौन से जन्म के पाप थे इन लोगों के, जो उस गंदी औरत की नजर इस घर पर पड़ी। मैं बस तुम्हें फिलहाल विक्रम से इसलिए दूर रखना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हारी माँ का गुस्सा तुम पर ना निकाल दे। अभी तुम छोटी बच्ची हो, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब मत करो और सो जाओ। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें खुद ब खुद अपने सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। आरुषि ने काका को नाराज देखा तो समझ गई कि जरूर कोई बड़ी बात है, वरना काका गुस्सा नहीं होते। आज भी मेरे भाई की तकलीफ के पीछे मेरी ही माँ का हाथ है। भगवान ने मुझे इतनी गंदी माँ दी ही क्यों? अगले दिन सुबह ही विक्रम की आंखें खुली। उसे बीती रात का सब कुछ याद आ गया। काफी देर तक चुप लेटा रहा। फिर उसका ध्यान इस बात पर गया कि वह विविधा की गोद में सिर रखकर सोया हुआ है और विविधा बिस्तर से पीठ टिकाए बैठी हुई सो रही थी। उसने विक्रम का हाथ मजबूती से थामा हुआ था। विक्रम ने आहिस्ते से उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाना चाहा, लेकिन इस हरकत से विविधा जाग गई और फिर से विक्रम का हाथ यह सोचकर पकड़ लिया कि शायद नींद में विक्रम का हाथ उससे छूट रहा था। उसने जब विक्रम को जागे देखा तो प्यार से उसे देखने लगी। विक्रम उठने की कोशिश करने लगा तो विविधा ने उसका हाथ छोड़ दिया। विक्रम उठ बैठा। वह विविधा की तरफ नहीं देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। विविधा ने बड़े प्यार से उसके बालों को अपने हाथों से सही किया। अभी ठीक हो? विक्रम बोला। हाँ। वह उठकर जाने को हुआ कि विविधा ने खड़े हो उसका हाथ पकड़ लिया और विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके गाल पर प्यार से एक किस कर दिया। विक्रम हैरान सा उसे देखता रह गया। विविधा ने उससे नजरें चुराते हुए बोली, सॉरी, मैंने जो गलती की ये उसकी पेनल्टी थी। विक्रम ने भी अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मैं समझा नहीं। विविधा ने बोला, मैंने ही तुमसे जिद की थी वो लेटर पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से तुम्हें आज इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। बोलते हुए विविधा की आंखों से आंसू छलक गए। विक्रम ने उसे हल्के से खींचकर अपने करीब कर लिया और उसके आंसुओं को पोंछ डाला। इट्स ओके, मुझे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए।
कि तुम्हारी वजह से आज इतना बड़ा सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं जिंदगी भर अपने पापा से नफरत करता रहता। विविधा के चेहरे पर दुविधा के भाव उमड़ गए। तुम सच कह रहे हो? हाँ। विविधा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे ऐसे मुस्कुराता देख विक्रम ने भी उसके गाल पर प्यार से एक किस कर दिया। इस बार हैरान होने की बारी विविधा की थी। शर्म से उसका चेहरा गुलाबी हो गया। विक्रम बोला, कल रात तुमने मुझे सहारा दिया, ये उसके लिए था। विविधा ने विक्रम से खुद को दूर कर लिया। मुझे कुछ काम है। वह जल्दी से वहां से जाने लगी कि विक्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वापस बिस्तर पर लिटा दिया। अभी सुबह के सिर्फ 5 बज रहे हैं। इस वक्त कौन सा काम है तुम्हें? रात को मेरी वजह से अच्छे से सो नहीं पाई, इसलिए अभी 1-2 घंटे आराम से सो जाओ। विविधा बोली, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ ऑफिस वर्क है, तुम सो जाओ। विक्रम प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। विविधा आंखें बंद कर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। विक्रम ने उसे सोते पाया तो आहिस्ते से उठ खड़ा हुआ और पापा की तस्वीर वापस अपनी जगह पर लगा दी। वह कुछ देर तक उनकी तस्वीर को निहारता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। वह बाहर बने बगीचे में आ बैठा और किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन सबसे पहले उसे कल्पना को उसके किए की सजा देनी थी। जितना वो उस औरत को जानता था, इतना तो तय था कि वह कहीं नहीं गई होगी। पैसे का लालच उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। घंटे भर बाद दयाल काका जागकर विक्रम को ढूंढते हुए उसके पास आ बैठे। उन्होंने देखा कि विक्रम किसी सोच में डूबा हुआ है। क्या सोच रहे हो विक्रम? विक्रम ने उनकी ओर देखा, लेकिन बिना कुछ कहे ही वापस सीधा हो बैठ गया। दयाल काका ने कुछ देर उसके बोलने का इंतजार किया, फिर उठकर वापस जाने लगे कि विक्रम गंभीर स्वर में बोला, क्या आपने पापा के लेटर को पहले ही पढ़ लिया था? दयाल काका बोले, नहीं। विक्रम बोला, और अब? दयाल काका बोले, हाँ। विक्रम बोला, विविधा ने? दयाल काका जवाब देते हैं, हाँ। आरुषि? दयाल काका बोले, नहीं। विक्रम बोला, वो लेटर कहाँ है? दयाल काका ने अपनी जेब से वो लेटर निकाल विक्रम के हाथ में थमा दिया। विक्रम ने वो लेटर अपने पॉकेट में रख लिया और खड़े होकर वहां से अंदर जाने लगा कि दयाल काका घबराकर उसके सामने खड़े हो गए। विक्रम, तुम आरुषि को इस सब के बारे में कुछ मत बताना। वो बच्ची है, इस कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। विक्रम उपहास भरी नजरों से काका को देखने लगा। अच्छा, और मेरा क्या? मुझे दर्द नहीं होता? कभी कभी तो लगता है कि आपके दिल में अब मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आरुषि ही दिखती है, उसकी फिक्र है, मेरी नहीं। दयाल काका बोले, ऐसा नहीं बोलो बेटा, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम कोई गलत कदम ना उठाओ। अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। विक्रम ने एक पल को काका को देखा, फिर घर के अंदर चला गया। काका उसके पीछे चल दिए। विक्रम आरुषि के कमरे की तरफ चल पड़ा। यह देख काका डर गए कि कहीं विक्रम आरुषि को सच न बता दे या फिर उसे नुकसान न पहुंचा दे। वो विक्रम को रोकने की कोशिश करने लगे, पर विक्रम रुका ही नहीं। वह आरुषि के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वह सो रही है। विक्रम धीमे कदमों से आरुषि के पास जा खड़ा हुआ और उसे सोते हुए देखने लगा। दरवाजे पर खड़े काका डरे हुए से विक्रम को देखे जा रहे थे कि वो कुछ गलत न कर बैठे। विक्रम आगे बढ़ा और आरुषि को उसके ब्लैंकेट से अच्छे से ढक दिया। वह वापस लौट पड़ा। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर निकलता, आरुषि जाग गई। उसने विक्रम को बाहर जाते देखा तो जल्दी से उसे पुकारा, भाई। विक्रम के कदम एकदम से ठहर गए। वह पीछे मुड़ आरुषि को देखने लगा। आरुषि बिस्तर से उतर विक्रम के पास आई और जल्दी से उससे लिपट गई। आप ठीक हो भाई? मुझे बहुत डर लग रहा था कल। क्या हो गया था आपको? क्या माँ ने फिर कुछ किया? विक्रम कुछ कहने को हुआ कि काका ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। विक्रम खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया
और कुछ गहरी सांस ली। उसको महसूस हुआ कि आरुषि काफी परेशान है। उसने प्यार से आरुषि के सिर पर हाथ रख दिया और उदास सा बोला, कुछ नहीं, बस एक तूफान आया था और तुम्हारे भाई को तबाह करके रख गया। पर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर मैं हारा तो बहुत कुछ हार जाऊंगा। तुम्हें हार जाऊंगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। दयाल काका के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कुराहट तैर गई। आरुषि अपने आंसू पोंछते हुए विक्रम की तरफ देखने लगी। मुझे पता है कि आप कभी नहीं हार सकते, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। विक्रम और आरुषि एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा उठे। विक्रम ने उसे अपने गले से लगा लिया। 2 घंटे बाद विविधा जागी तो पता चला कि विक्रम आज जालंधर वाले ऑफिस गया है और काका को आरुषि विविधा को वापस ले जाने के लिए बोल दिया है। विक्रम अपने ऑफिस के बाहर खड़ा उसे देख रहा था। 4.5 साल में वहां बहुत कुछ बदल गया था। कुछ ही देर में वहां मैनेजमेंट के वो लोग आ पहुंचे जो विक्रम की अनुपस्थिति में वहां के बिजनेस को हैंडल कर रहे थे। विक्रम भले ही यहाँ नहीं आता था, पर यहाँ की हर छोटी मोटी एक्टिविटी पर उसकी नजर रहती थी। विक्रम को वहां देख वो लोग चौंक गए कि ये इतने सालों बाद यहाँ कैसे। विक्रम उनके साथ ऑफिस के अंदर चला गया और मीटिंग करने में बिजी हो गया। कुछ देर बाद जब एम्प्लॉयज वहां आए और उन्हें खबर मिली कि विक्रम वहां आया है, तो सभी बहुत उत्सुक हो गए उससे मिलने के लिए। आकाश अब ठीक था। ललिता बुआ ने उसे साथ घर चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे उनके साथ रहने से ज्यादा अच्छा अपने दोस्तों के साथ रहने, मौज मस्ती करने में लगता था। ललिता बुआ ने कहा भी कि वह उसके पास ही रुक जाती है, लेकिन ये आकाश को अपने लिए बड़ा एम्बैरेसिंग लगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसके अमीर दोस्तों के पेरेंट्स के सामने उसकी माँ काम वाली बाई लगती थी। उनमें कोई क्लास ही नहीं थी। ललिता बुआ उदास से खाली हाथ घर लौट आई। विक्रम ने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया और सभी के सामने ऐलान कर दिया कि वह अपनी लुधियाना वाली और इस वाली कंपनी को मर्ज कर रहा है। आज से सब कुछ पूरी तरह से उसके अंडर होगा। जब यह खबर कल्पना तक पहुंची तो वो तिलमिला उठी, क्योंकि उसने तो सोचा था कि जालंधर वाले बिजनेस को वो संभालेगी, लेकिन विक्रम ने तो दोनों बिजनेस को मिलाकर उसको पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया था। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम इतने सालों बाद जालंधर कैसे पहुंच गया, पर विक्रम को अच्छी तरह पता था कि वह क्या कर रहा है। यह उसका पहला कदम था कल्पना को बर्बाद करने के लिए, और अब कल्पना क्या करेगी, इसका अंदेशा भी उसे था। दयाल काका विविधा और आरुषि को लेकर वापस लुधियाना आ गए। अब तक घर के नौकरों ने विक्रम का कमरा व्यवस्थित कर दिया था। दयाल काका विविधा से माफी मांगने लगे। माफ करना बेटा, तुम्हारा ढंग से स्वागत भी नहीं कर पाए हम लोग, और तुम्हें ये सब देखना पड़ा। विविधा बोली, कोई बात नहीं काका, हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं तो होती रहती हैं। फिर ये अब मेरा भी तो घर है, अब इसके हर सुख दुख में मेरा भी तो हिस्सा है। दयाल काका बोले, तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा मैं बेटा। तुम्हारी वजह से ही विक्रम ने वो लेटर पढ़ा और सारा सच उसके सामने आ गया। विविधा बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है काका, कभी ना कभी तो विक्रम उस लेटर को पढ़ता जरूर। आप अभी ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि विक्रम आरुषि को खाने में क्या पसंद है। आज रात का खाना मैं खुद बनाऊंगी। काका बोले, लेकिन बेटा। अरे काका, मेरी पहली रसोई ही समझ लेना इसे। काका हंसने लगे, ये तो मैं भूल ही गया कि तुम्हारी पहली रसोई भी तो करवानी है। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा रात के खाने में। विविधा बोली, नहीं काका, मैं ही अकेले सारा खाना बनाऊंगी। आज शाम आपकी खाने की छुट्टी। काका बोले, ठीक है। उन्होंने विविधा को विक्रम की पसंद के बारे में बता दिया। विविधा ने उनसे भी उनकी पसंद का खाना पूछा और रात के खाने की तैयारी में जुट गई। विक्रम अपने सारे स्टाफ से मिल उनसे बात कर वापस लुधियाना वाले ऑफिस चला गया। वहां उसने सभी एम्प्लॉयज को अपने नए डिजाइन की खबर दी और साथ ही बताया कि वह कल रात उन सभी को होटल में पार्टी दे रहा है, जहां वो सभी लोग उसकी वाइफ से मिल सकते हैं। सभी लोग बड़े खुश थे ये न्यूज सुनकर। ऐसा नहीं है कि विक्रम ने पहले कभी पार्टीज नहीं दी थी,
वो देता तो था, लेकिन कभी खुद अपनी या किसी और की पार्टी में नहीं जाता था। लेकिन अब विक्रम भी पार्टी अटेंड करेगा, और ये बात सभी को हैरान करने वाली लग रही थी। सभी एम्प्लॉयज आपस में खुसर पुसर कर रहे थे कि शादी के बाद ही विक्रम के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। ललिता बुआ अब अपने घर पहुंची तो पता चला कि उनके पास जो भी पैसे और गहने थे, उन सब को लेकर मेघा घर से भाग गई है। उन्होंने कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ललिता बुआ अब सिर पकड़कर बैठ गई कि क्या करें। उनके पास तो अब खाने तक के पैसे नहीं थे। उन्हें लगा था कि मेघा गुस्सा हो वापस घर चली गई है और वो उसे मना लेंगी प्यार से समझा बुझाकर, लेकिन वो तो सारे पैसे गहने लेकर सच में ही भाग गई थी। ललिता बुआ ने आकाश को फोन कर सब बताया तो वह हंसते हुए बोला, ये तो और भी अच्छी बात है, वरना हमें उसकी शादी करनी पड़ती तो बहुत खर्चा आता माँ। ललिता बुआ बोली, लेकिन वो मेरी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गई। यह सुन आकाश तिलमिला गया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? अब जितनी कीमत की चीजें लेकर वो भागी है, उतनी ही कीमत मुझे भी चाहिए। सब कुछ उसी को लुटा दिया आपने। कैसी माँ हैं आप? या तो मुझे भी उतने ही पैसे दो, वरना मेरा भी आपसे रिश्ता खत्म। बुआ रोते हुए बोली, मैं कहां से लाऊंगी इतने पैसे? बेटा, अब तो मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? आकाश बोला, तो भीख मांग लो, या इतनी भी बस का नहीं है? कामचोर कहीं की। आकाश ने कॉल कट कर दी। ललिता बुआ रोते हुए खुद को कोस रही थी कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल गई। अब उनका कोई रिश्ता नहीं बचा। अपनी और जिन लोगों की खुशी के लिए उन्होंने अपने भाई को ठगा, वो सब तो खोखले निकले। उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी जिससे वो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। वो अभी रो धो ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बुआ ने अपने आंसू पोंछे और इस उम्मीद में कि कहीं उनकी बेटी वापस लौटकर तो नहीं आ गई, जल्दी से भागकर दरवाजा खोला। सामने ब्रजेश जी को खड़ा देख वो तो पहले हैरान हो गई, फिर हाथ जोड़कर रोते हुए उनके पैर पकड़ने को आगे बढ़ी ही, लेकिन ब्रजेश जी पीछे हट गए। ये क्या कर रही हैं आप? ललिता बुआ बोली, जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, तब तूने मेरा साथ दिया, वो भी तब जब मैंने हमेशा तेरे साथ छल करना चाहा। अगर तू उस दिन पैसे जमा नहीं करता तो मेरा बेटा जिंदा नहीं बचता शायद। ब्रजेश जी बोले, हाँ, सब पता है मुझे, और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी गरीबी को देख खुद आपके बेटे बेटी ने आपका साथ छोड़ दिया है। लेकिन मैं यहाँ आपसे हमदर्दी जताने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे वो पैसे वापस मांगने आया हूँ। खैर, लूटा तो आपने बहुत है मुझे, पर मेरे आपके बेटे के इलाज के लिए दिए पैसे ही लौटा दो। बाकी के पैसे तो आप 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाएंगी। ललिता बुआ बोली, अभी तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तुझे वापस करने के लिए। मैं कहां से चुकाऊं तेरे पैसे? मेघा सब कुछ लेकर भाग गई है। कहते हुए वो रोने लगी। ब्रजेश जी बोले, कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे पैसे वापस करिए। ललिता बुआ बोली, मैं कुछ काम धंधा ढूंढ लूं, फिर तेरे पैसे थोड़े थोड़े करके लौटाती रहूंगी। ब्रजेश जी बोले, मुझे पागल मत बनाइए, आपने तो बस 12वीं तक ही पढ़ाई की है, भला आपको नौकरी पर कौन रखेगा? मैं बर्तन मांज लूंगी लोगों के घरों में, लेकिन तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। बस कुछ वक्त दे दे मुझे। ठीक है, लेकिन फिर मैं ब्याज भी लूंगा आपसे। ललिता बुआ बोली, ठीक है, ले लेना, मैं वादा करती हूं कि तेरे पाई पाई चुका दूंगी। मुझे भरोसा नहीं है आप पर, लेकिन एक मौका दे रहा हूं, बाहर आइए मेरे साथ। ललिता बुआ सिर झुकाए उनके पीछे घर से बाहर निकली तो सामने एक स्टील का नया ठेला खड़ा था, जिसमें एक छोटा सिलेंडर गैस और कुछ राशन रखा था। ललिता बुआ वह सब देखकर चौंक गई। क्या है ये सब? ब्रजेश जी बोले, लोगों के घर बर्तन मांजोगी तो मेरी बेटी के ससुराल में उसकी नाक नहीं कट जाएगी? इससे अच्छा तो खुद का छोटा मोटा काम है।
पढ़ी लिखी हो नहीं और ना ही आपकी कारस्तानियों के बारे में जानकर कोई आपको काम पर रखेगा। आप राजमा और छोले बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, तो राजमा चावल और छोले का ठेला लगाओ। मेहनत कर पैसे कमाओ और महीने की आधी कमाई मुझे दे, मेरा उधार चुकाओ। और हाँ, अब आपके कर्ज में ये 68,000 का ठेला और ये बाकी राशन का पैसा भी जोड़ूंगा। याद रखना, एक एक पाई का हिसाब लूंगा। ललिता बुआ ने अपने आंसू पोंछ डाले। उन्हें अपने भरण पोषण का एक सहारा मिल गया था, जिसके बाद उन्हें अपने बेटे बेटी की भी कोई जरूरत नहीं थी। बहुत खा लिया दूसरों के पैसों से, अब वो खुद कमा कर खाएंगी। मैं अभी से काम पर लग जाती हूँ। ब्रजेश जी बोले, याद रखना, हर महीने की आधी कमाई मेरी, जब तक कि मेरा उधार नहीं चुका देती आप। ब्रजेश जी वहां से निकल गए और बुआ पूरे जोश के साथ उस ठेले को तैयार करने में लग गई। शाम को विक्रम ऑफिस का काम खत्म कर घर के लिए निकल पड़ा। अभी वह आधे रास्ते में ही था कि उसे एहसास हुआ कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। विक्रम के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसे तो इसी पल का बेसब्री से इंतजार था। वह आराम से अपने रास्ते पर बढ़ रहा था कि एक जगह कम भीड़ भाड़ वाला इलाका आने पर वह गाड़ी विक्रम की गाड़ी के सामने आ रुक गई। उस गाड़ी से कल्पना गुस्से से तिलमिलाती हुई बाहर निकली और विक्रम की तरफ आ उसे गाड़ी से बाहर आने को बोलने लगी। पहले तो विक्रम कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, जिससे कल्पना बुरी तरह तिलमिला उठी और विक्रम की तरफ विंडो के शीशे पर हाथ मारने लगी। विक्रम अब गाड़ी से बाहर निकलकर कल्पना के सामने खड़ा हो गया। कल्पना इस वक्त बुरी तरह बौखलाई हुई थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।